Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Tamanna Negi and I am your helping hand to clear that exam you always wanted to. तो आज हम रीजनिंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं. रीजनिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट इन बैंकिंग. आई ऑलवेज लव टू सॉल्व ऑल दैट पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे सॉल्व करने, और कभी कभी तो ये होता था कि मैं कोई और सब्जेक्ट भले ही प्रिपेयर ना करूँ, रीजनिंग सॉल्व करती रह जाती थी. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मुझे कुछ क्वेरीज रिजॉल्व करनी है लोगों की. मुझे कुछ कमेंट्स आए और कुछ मेल्स भी आए, जिसमें एक क्वेश्चन था बच्चों का कि मैम पीओ इज़ अ वेरी हेक्टिक जॉब, काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है और काफ़ी ज़्यादा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो कुछ टाइम जॉब करने के बाद पीओ की जॉब को छोड़ देते हैं. सो द क्वेश्चन वॉज, शुड आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम? वट इफ़ मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई या नहीं कर पाया? इसका जवाब मैं आपको देती हूँ. सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जॉब छोड़ कौन लोग रहे हैं. जॉब वो लोग छोड़ रहे हैं जिनके पास लग्जरी है जॉब छोड़ने की, जिन्हें शायद उतनी ज़रूरत नहीं है इस वक्त उस जॉब की, या फिर उनके पास कोई बैकअप है, या फिर उनका कोई और प्लान है, या फिर उन्हें पता है अगर आज मैं ये जॉब छोड़ूंगा तो मे बी नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ्स और 6 मंथ्स मैं दूसरी जॉब के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा, या फिर वो किसी वेल टू डू फैमिली से आ रहे हैं, तो हाँ हो सकता है वो ये जॉब छोड़ रहे हैं. लेकिन आप गौर कीजिए, एक बच्चा जो लोअर मिडिल क्लास या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहा है, साल 2 साल 3 साल की मेहनत करके जो एक पीओ की जॉब क्वालिफाई कर रहा है, क्या वो ये जॉब छोड़ेगा? आप समझ रहे हो उस बच्चे के लिए इस जॉब की क्या अहमियत है. जिस बच्चे ने जिंदगी के धक्के खाए हुए हैं उसे जॉब के प्रेशर के धक्कों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या कल को आप पीओ बन गए तो क्या आप वर्क प्रेशर की वजह से 80-90 हज़ार की नौकरी को ऐसे ही छोड़ दोगे? अगर हाँ, तो शायद हो सकता है आपके लिए ये जॉब नहीं है, तो आप किसी और फील्ड में ट्राई कर सकते हो. आपको ये जॉब के लिए नहीं अप्लाई करना चाहिए. लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ कि देखो, काम तो आपको हर जगह करना पड़ेगा, हर जॉब का अपना एक प्रेशर है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के पैसे दे रहा है. अगर कहीं आपको सैलरी मिल रही है तो काम आपको करना पड़ेगा, और ये हर फील्ड में. एक बिजनेसमैन भी अपने काम के लिए दिन रात मेहनत करता है, एक ब्लॉगर एक यूट्यूबर भी अपने काम के लिए दिन रात मेहनत करता है. जिस चीज़ से आपके घर में रोटी आ रही है उस चीज़ के लिए मेहनत करने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशर है या कोई शर्म होनी चाहिए. डिसाइड फॉर योर सेल्फ. नाउ मूविंग ऑन, सो लेट्स गेट टू द टॉपिक. आज हम रीजनिंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में. सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे सिलेबस को अप्रोच करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, एंड देन विल डिस्कस कि प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें किस तरह का डिफरेंस रहता है, क्या डिफरेंस रहता है. ठीक है, सबसे पहले तो सिलेबस की बात करते हैं. तो जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है वो 4 कैटेगरीज में मेनली डिवाइडेड रहता है. एक तो आ गया आपका मिसलेनियस, फिर आ गया आपका पजल्स, देन सिटिंग अरेंजमेंट, एंड देन क्रिटिकल रीजनिंग. मिसलेनियस को थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पजल्स पे आ जाते हैं. तो पजल्स आपके किस तरह के पूछे जाते हैं? पजल्स होते हैं जैसे फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड हो गया, कंपैरिजन बेस्ड हो गया आपका, डेज मंथ्स ईयर बेस्ड पजल्स पूछे जाते हैं, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल्स पूछे जाते हैं. ये कुछ कैटेगरीज है पजल की. इसके अलावा एक दो और भी हो सकती है जो मुझसे स्किप हो गई हो. ठीक है. इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट आपकी सर्कल बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड, ट्राइंगल बेस्ड, लीनियर या फिर पैरेलल. इसमें सिंपल भी हो सकता है, एवरीवन इज फेसिंग इनसाइड. इसमें ऐसा भी हो सकता है, सम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड. इस तरह के क्वेश्चन मिक्स एंड मैच करके पूछ लिए जाते हैं. फिर हमारा क्रिटिकल रीजनिंग आता है जो हमारा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चंस देखने को आपको नहीं मिलते हैं. नाउ मूविंग टू मिसलेनियस. मिसलेनियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रीजनिंग. बहुत इजी टॉपिक रहता है. प्रीलिम्स का आप जब भी पेपर देने जाते हो, जब भी आप सॉल्व करते हो, आपको पजल्स को छोड़ के पहले मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एंड देन यू हैव टू गेट बैक टू पजल्स. ठीक है. तो ये इस तरह से अगर आप रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करोगे प्रीलिम्स में, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन. मिसलेनियस का क्या क्या सिलेबस रहता है? मिसलेनियस का आपका रहता है इनइक्वालिटी, साइलॉग्स, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन. ठीक है. इसके अलावा जो ये डाटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट है, ये आपका मेंस में आता है, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता. तो सबसे पहले तो बात करते हैं एज अ बिगनर आपको कैसे अप्रोच करना है रीजनिंग को, और रीजनिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है. तो ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कंसेप्ट बिल्डिंग. सारे आपको चैप्टर वाइज
कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हर चीज़ के आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए हर चैप्टर, किस क्वेश्चन में किस तरह की ट्रिक यूज़ होती है। सी उन ट्रिक्स से होता क्या है कि आपका टाइम सेव होता है। तो आपको कोई कन्वेंशनल अप्रोच नहीं यूज़ करनी है, आपको ट्रिक्स याद करनी है जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, ईज़िली सॉल्व हो, ठीक है। सो कुछ एक ट्रिक्स जो होती है जो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह की ट्रिक्स है और कैसे आपको सीखनी है। सो जैसे इनइक्वालिटी के लिए या फिर कोडेड इनइक्वालिटी के लिए एक मैजिक स्क्वायर करके ट्रिक होती है जिससे बहुत आसानी से इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन निकल जाता है, आपको वो सीखनी है। नेक्स्ट इज साइलॉग्स। साइलॉग्स में आपको पता होना चाहिए कि ओनली अ फ्यू, सम, नन, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ दैट, इस तरह के जो आपके वर्ड्स यूज होते हैं, इन वर्ड्स का क्या मतलब रहता है, इन वर्ड्स के वेन डायग्राम आपको कैसे बनाने होते हैं, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। फिर आते हैं ऑर्डर और रैंक में, उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो आपको सीखना पड़ेगा कि 39 स्टूडेंट्स है तो पता करना है कि इस स्टूडेंट का लास्ट से क्या रैंक होगा, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी सीखोगे आप, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देन डिस्टेंस एंड जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए राइट कहाँ को है, लेफ्ट कहाँ को है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ कहाँ को डायरेक्शन होती है, इसका आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए, ठीक। देन कम्स पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज आ जाती है, ए सिट्स 2 places अबव बी या ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, इस तरह की जो वर्ड्स आते हैं इन सबको आपको कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 2 places अबव मीन्स कि उन दोनों के बीच में एक ही बंदा बैठा हुआ है, इस तरह की चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। या फिर लीनियर अरेंजमेंट में आपको पता होना चाहिए कि जब डायरेक्शन नहीं दी होती है तो वी ऑलवेज अज्यूम कि पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। देन कम्स इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट के कुछ बेसिक पैटर्न्स है जो आपको पता होने चाहिए, उसके बाद एडवांस पैटर्न आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से समझ आ जाएंगे। देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको पता होना चाहिए कौन से अल्फ़ाबेट का कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू रहती है, या फिर कौन से अल्फ़ाबेट का अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है तो वो सब आपको याद करनी है ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सको। नाउ कम्स क्रिटिकल रीजनिंग। सो क्रिटिकल रीजनिंग को ना बहुत लोग स्किप कर देते हैं ये बोल के कि आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट मेरी बात मानो तो क्रिटिकल रीजनिंग को कर लो। मेरे हिसाब से तो 5 से 7 नंबर का क्रिटिकल रीजनिंग मेंस में आता ही आता है, एंड ट्रस्ट मी फ्री के मार्क्स है, क्योंकि आपको कुछ सॉल्व नहीं करना रहता, आपको बस एक स्टेटमेंट पढ़ना है और उसका बताना है कि स्टेटमेंट का कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, बहुत ही ईजी रहता है अगर आप एक बार समझ लोगे उसको तो। क्योंकि आपको इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना रहता तो आपका जो टाइम है वो कम कंज्यूम होता है, उस वजह से आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी मानो तो इस चीज़ को भी सीख लो, इसको मत छोड़ना। इस तरह से आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवर करना है, हर टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, ठीक है। और हर टॉपिक से मेरा मतलब है प्रीलिम्स और मेंस दोनों टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करने जाते हैं ना, उसमें प्रीलिम्स और मेंस है, अगर आप मेंस की तैयारी करोगे ना तो प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। इसमें भी वही केस है, अगर आप मेंस लेवल के पजल्स सॉल्व कर पाओगे तो आपको प्री लेवल के पजल्स में इतनी डिफिकल्टी आएगी नहीं। तो हमेशा ट्राई करना कि आप मेंस लेवल की तैयारी पहले करो, फिर प्रीलिम्स लेवल का तो आपको स्पीड का गेम है, वो तो आप मॉक टेस्ट देके अपनी स्पीड बढ़ा ही लोगे। तो अब बात करते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने कहाँ से हैं। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री सोर्सेज है, टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज कीजिए, आप सब कुछ है यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। फैक्ट में कुछ प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली टॉपिक वाइज ये सारी सिलेबस कवर करने हैं। अगर मैं टीचर सजेस्ट करूँ तो मैंने तो अपनी सारी प्रिपरेशन सौरभ सर फ्रॉम अड्डा 247 उनके साथ की थी, और उन्होंने मुझे क्रिटिकल रीजनिंग और पजल कैसे सॉल्व करने हैं उसमें बहुत हेल्प की थी, ठीक है। तो सौरभ सर को आप फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम अड्डा 247। उसके अलावा आप अंकुश लांबा सर को भी फॉलो कर सकते हैं, उनका भी एक पजल का बहुत अच्छा सीरीज है यूट्यूब पे, तो आपको पजल्स कैसे सॉल्व करने हैं उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, फिर आपने यूट्यूब पे टीचर्स के साथ यूट्यूब मैराथन्स होते हैं, उसके अलावा आपके टीचर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपने टीचर के साथ प्रैक्टिस करने हैं। पहले आपने देखना है कि टीचर कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या फिर टीचर कैसे एक पजल सॉल्व कर रहा है, उन्हें आप देखेंगे, एक वीडियो में देखो, 2 वीडियो में देखो और समझो। फिर उसके बाद आपको वीडियो पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करनी है और खुद से वो पजल सॉल्व करना है।
धीरे धीरे जैसे आपके पजल सॉल्व होने लगे, फिर आप टाइमर के साथ अपने फ़ोन पे टाइमर लगा के, वॉच पे टाइमर लगा के, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उससे आप टाइमर लगा के पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। उससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत टाइम लगे आपको, क्योंकि आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग करना, तो मेंस लेवल के क्वेश्चन में मुझे कभी कभी एक एक घंटा भी लग जाता था सॉल्व करने में। तो हाँ, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो टाइम रिड्यूस होता जाएगा। आपको एक पज़ल के टाइम को मेंस के लिए एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक लाना है। एक मेंस लेवल के पज़ल को सॉल्व करने में आपको 10 से 15 मिनट लगने चाहिए। वहीं एक प्रीलिम्स लेवल के पज़ल को सॉल्व करने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है? तो टाइमर के साथ आपको यही करना है, अपनी स्पीड इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करने के लिए एक और चीज़ कर सकते हो। हर एडटेक प्लेटफॉर्म में डेली शॉर्ट क्विजेज अपडेट होती है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, आपने वो देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एडटेक प्लेटफॉर्म के ऐप में आपको वो क्विजेज मिलेगी, ठीक है? तो उनको आपको सॉल्व करना है। हो सकता है टॉपिक वाइज हो सकता है मिसलिनियस की हो सकता है पजल्स की क्विज हो। तो ऐसे आपको रोज वो क्विजेज अपडेट होती है, आपको वो सॉल्व करनी है विद इन द गिवन टाइम। उससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, जो कि आपको प्रीलिम्स में काम आएगा। इसके अलावा आपको डेली सेक्शनल मॉक तो देने ही देने हैं। एंड आई ऑल्सो प्रिज्यूम कि आप डेली प्रीलिम्स के मॉक्स तो दे ही रहे होंगे, चाहे आप क्लरिकल के दे रहे हो, चाहे आप पीओ के दे रहे हो, चाहे आप इंश्योरेंस एग्जाम के दे रहे हो, ठीक है? प्रीलिम्स के मॉक्स आप दीजिए डेली। अब बात करते हैं कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है। पहले बात करते हैं इनपुट आउटपुट की। इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, हर एग्जाम के क्लरिकल हो या पीओ के हो, मेंस में पूछा जाता है। पहले तो ये रहता था कि बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिसमें आपको सिर्फ रीअरेंजमेंट करना रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। आपको क्या करना है, लेटेस्ट पैटर्न के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इजी पैटर्न के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं इनपुट आउटपुट के, ठीक है? कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जो पजल्स होते हैं ना, प्रीलिम्स में यूजुअली 1 या 2 वेरिएबल के पजल्स पूछे जाते हैं, लेकिन आपके मेंस में 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस भी हो सकती है। तो मेंस में पजल का लेवल अप हो जाता है। वहीं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, तो सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन को कंबाइन कर लेते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो इस तरह का स्टेटमेंट होगा कि राम्स फादर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सीता's मदर। इस तरह का स्टेटमेंट होगा, तो आपको उनकी रिश्तेदारियां तो निकालनी ही है, साथ में वो रिश्तेदार कहाँ कैसे बैठे हैं वो भी आपको पता करना है। तो इस तरह से लेवल ऑफ पजल बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें कंबाइन हो जाती है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा ये कैसे सॉल्व करते हैं। अब जो आपका ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, आपका इनइक्वालिटी है, आपका साइलॉग्स है, ये मेंस में आते हैं, पर ये आते हैं कोडेड वाले। तो ये आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे और आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आपको ये खुद से अंदाजा हो जाएगा। मेंस में डेटा सफिशिएंसी भी आता है। उसमें क्या रहता है, एक बेसिक क्वेश्चन दिया होता है, उसके रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी होती है, फिर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर आपको बताना होता है कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट, नन इज सफिशिएंट। इस तरह के आपके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं या क्या पैटर्न आ रहा है एग्जाम का। तो अभी सबसे पहले जाके आपने क्या करना है, गूगल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो। पिछले साल के आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सब एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लो, ठीक है? प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी। फिर जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, उस एग्जाम को बैठ के देखो कि प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। फिर आपने ट्राई करना है उन्हें सॉल्व करने का बैठ के एक दिन। अगर आप बिगनर हो ना, ट्राई सॉल्विंग देम, ठीक है? एक दिन बैठ के सॉल्व करो और देखो कि आप कितने पानी में हो और आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेंस लेवल की तैयारी आपको साथ साथ में ही रखनी है, तो आपको डेली प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करनी है। प्रीलिम्स के लिए तो आप मॉक्स दोगे, क्विजेस दोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे। मेंस के लिए आपको क्या करना है ना, मेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मेंस का पूरा दिन में सेक्शनल टेस्ट दो। आप उस सेक्शनल टेस्ट को हफ्ता भर में डिवाइड कर सकते हो सकता है आप आज उससे 2 क्वेश्चन कर लो, कल 2 क्वेश्चन कर लो, तो ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे उस टेस्ट को पूरा कर सकते हो। दैट मीन्स आपको दिन में 2 से 3 मेंस लेवल के क्वेश्चन करने हैं। कब तक? जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता, ठीक है? तब तक आपको एटलीस्ट दिन में 2 से 3 मेंस लेवल के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। उसके बाद जब प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर तो आपको ऑब्वियसली पूरा सेक्शनल टेस्ट देना है मेंस का भी। पर अभी आप
क्या कर सकते हो, मेंस के दिन में 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उससे चल जाएगा। सो लेट्स समराइज द वीडियो कि आपको क्या क्या करना है। एक तो आगे आपको यूट्यूब से क्लासेस करनी है, सिलेबस कवर करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। फिर आपको यूट्यूब पे टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है टाइमर लगा के। फिर आपको डेली क्विजेस, डेली मॉक टेस्ट, डेली सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट देने हैं स्पीड इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको दिन के 2 से 3 मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी करने हैं, तब तक जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता। उसके बाद आपको मेंस के सेक्शनल टेस्ट देने हैं। तो ये होनी चाहिए आपकी अप्रोच रीजनिंग के सेक्शन को लेके। एंड ट्रस्ट मी, रीजनिंग इज अ वेरी फन सब्जेक्ट। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया ना, तो आपको बहुत मजा आएगा रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और आपको ऐसे लगेगा कि मैं दिन भर रीजनिंग ही सॉल्व करता रहूं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपके कुछ डाउट्स है या फिर मुझसे कुछ रह गया है बताना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल ट्राई टू कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। So practice hard, stay focused, and all the best for your preparation. And also subscribe.